नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। और कल 15 अगस्त आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारा देश निरंतर जो है प्रगति करे और हमारा तिरंगा भारत के आसमान में ऐसे ही जो है लहराता रहे। जय हिंद, जय भारत। आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। 2 दिनों से सारे सेशन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा आलसी सा हो गया हूँ, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि कल 15 अगस्त है तो कल सारे के सारे सेशन कल से अपन जो है शुरू कर दें। और बीच बीच में कभी कभी है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर आलसी हो जाता हूँ। दोपहर में 11 बजे वाला सेशन किया था, फिर 2 बजे और 4 बजे वाला सेशन आज नहीं किया। तो थोड़ा सा एक बार फिर से जो है वो जोश के साथ आज से शुरुआत करेंगे। और कल 15 अगस्त है तो कल एक भी सेशन की अपन छुट्टी नहीं रखेंगे, सारे के सारे सेशन बहुत ही बेहतर तरीके से करने वाले हैं। तो कैसे हैं गणेश मीना जी, स्वागत आपका। रोशन जी स्वागत आपका, कैसे हैं। जय श्री श्याम स्वागत आपका। अखिल जी स्वागत आपका। उदयलाल जी, जया सैनी जी, सरोज जी, पिंकू, रानी कौर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जीतू, ज्योति, बनवारी प्रजापति, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। और आइए इसी के साथ करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आपका एक और टॉपिक है जो नया सिलेबस आया है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। भारतीय अर्थव्यवस्था रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक है। और ये टॉपिक है आपका क्या, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक काल कौन सा होता है, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, है ना। और देखो क्या सहयोग हो रहा है आज कि कल हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। कल के दिन 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और आज 14 अगस्त को हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औपनिवेशिक काल में क्या दौर रहा, यानी जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। आज पूरे सेशन में इसी पे चर्चा करेंगे और टारगेट बना के रखेंगे कि आज इस चैप्टर को पूरा कर दे। और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 से। अब आप कहोगे कि सर आपने 10th तो पूरा ही नहीं करवाया, आप 11th में आ गए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि इस बार हम बुक वाइज नहीं पढ़ेंगे, अब की बार हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, है ना। टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपका जिस भी चैप्टर में होगा वो आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो इस तरीके से हम टॉपिक वाइज जो हो चल रहे हैं। पीडी पाठक की बुक से भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, बहुत जल्दी उसकी भी शुरुआत करेंगे। 14 अगस्त पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था तो इसीलिए 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, आइए इस पे आज जो है चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पहले इसका बेस समझ लीजिए कि हम आज के सेशन में पढ़ने क्या वाले हैं। पहली बात तो हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और दूसरी बात, इस पूरे सेशन के अंदर जो है यानी इस टॉपिक के अंदर हमें भारत की आजादी से पहले की अर्थव्यवस्था देखनी है। यानी लगभग मान के चलिए कि अंग्रेज भारत में आ गए से 1600 में, है ना। तो अंग्रेजों के भारत में आने से लेकर और अंग्रेजों के भारत से जाने तक का जो काल है, ये बीच का जो कालखंड है, इसको हमें जो है वो क्या करना है, अर्थव्यवस्था इसकी देखनी है कि अंग्रेजों के आने से और अंग्रेजों के जाने तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। पवन कुमार जी कह रहे तिरंगा नहीं मिल रहा है। तिरंगा तो आपके दिल में लहराना चाहिए, है ना। छत पे अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपके दिल में तो लहरा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ नोट्स तैयार करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं आप, एनसीईआरटी क्लास 11th और चैप्टर नंबर 1 है। ये आपका टॉपिक इस बुक से उठाया गया है। यानी मैं साथ साथ में आपको यह भी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सा टॉपिक किस बुक से एग्जामिनर ने उठाया है, तो क्वेश्चन भी वहीं से पूछा जाएगा, याद रखना आप।
तो इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि एग्जामिनर जहां से किस टॉपिक उड़ा रहा है हम भी वहीं से टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछली बार जब हमने आपको आरबीएसई पढ़ाया था, एनसीईआरटी पढ़ाया था, तो हम बुक वाइज चले थे। और बुक वाइज में क्या होता है कि कभी कभी कुछ बच्चों में थोड़ा सा जो है ना नकारात्मकता आ जाती है कि यार पता नहीं कि विश्वास करें कि नहीं करें, या इस बुक से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अब की बार हमने क्या कर दिया, टॉपिक वाइज आपको करवा रहे हैं। तो देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं। विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्ष तक 200 ईयर ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रही औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चे माल का प्रदायक तक ही सीमित रखना था। बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है जो आपके हृदय में हमारी आजादी के भाव को और गहरा करेगा। यानी आज ये जब यूनिट पढ़ोगे आप, ये टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको आजादी का महत्व पता चलेगा कि ये आजादी हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया है कि भारत के अंदर जो है अंग्रेज जब शासन करते थे तो उनका उद्देश्य कहीं नहीं था कि वो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे। उसका कहीं पर भी उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए। वो चाहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाए। और उनका भारत केवल क्या था, उनके लिए आय का साधन था। भारत से वो कच्चा माल लेके जाता था इंग्लैंड, और वहां से उसको निर्मित वस्तुएं, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं को भारत में लाता था और बेचता था। यानी भारत उसके लिए केवल और केवल क्या था, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी उसकी सफलता का एक प्रयास था, एक पर्याय था। यानी अगर भारत नहीं होता तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति सफल नहीं हो पाती। सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि देखो, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी वो कैसे हो रही थी, इसको आप ऐसे समझो कि भारत जो था ना, भारत से क्या होता था, कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, कच्चा माल, और कच्चा माल जाता था बहुत ही सस्ते रेट पर। क्योंकि भारत में शासन किसका था, अंग्रेजों का था। और अंग्रेज यहां से माल लेके जाते थे, भारतीय किसानों को नए के बराबर पैसे देते थे। और ये कच्चा माल इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में से बनकर, कपड़े बनकर या अन्य प्रोडक्ट बनकर वापस कहां आता था, भारत में आता था। यानी बिकता कहां था, ये भारत के बाजार में बिकता था। तो इंग्लैंड की सफलता में कहीं ना कहीं भारतीयों का बहुत बेहतरीन योगदान है कि नहीं है? आप अगर कॉमर्स के छात्र हैं, रीट आपका क्लियर है, तो आप एसएसटी से तैयारी करें जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, है ना। अंग्रेजों के भारत आगमन से पहले भी भारतीयों की एक अलग अर्थव्यवस्था थी। आपने इससे पहले मुगल काल पढ़ा, इससे पहले आपने सल्तनत काल भी पढ़ा, लेकिन किसी भी काल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के धन को भारत से बाहर भेजा गया। ना ही तो मुगलों ने भारत के धन को भारत से बाहर भेजा और ना ही सल्तनत काल में भेजा गया। हालांकि सल्तनत काल से पहले जो लुटेरे आए थे भारत में, वो भारत से धन लेके जाते थे, लेकिन वो केवल कुछ स्थानों पर लूटपाट करके ही लेके जाते थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता था। हालांकि हानि होती थी लेकिन बहुत बड़ी नहीं होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने तो ऐसा कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास इन्होंने किया और ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। जीडीपी में आप देखोगे तो पर ईयर केवल 0.5% प्रोग्रेस कर रहा था भारत जब अंग्रेज थे। यानी एक साल वार्षिक अगर जीडीपी में प्रोग्रेस देखोगे तो 0.5% अंग्रेजों के शासनकाल में। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य जो स्रोत होता था वो क्या होता था, कृषि होता था। यानी अंग्रेजों के आने से पहले भारत का आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था, कृषि था। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण गतिविधियां होती थी, जैसे सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग भारत में बहुत अच्छा प्रोग्रेस पे था।
धातु आधारित जो उद्योग था, बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी जो शिल्प कला थी वो भारत के उत्कृष्ट थी और विश्व भर में सुविख्यात थी। भारत के मसाले, भारत के जो हैंडीक्राफ्ट के जो उद्योग थे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, भारत के वस्त्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। देखिए अंग्रेजों ने कोई सुधार नहीं किए, ये बात बिल्कुल सरासर मानने योग्य ही नहीं है कि अंग्रेजों ने कुछ भी भारत में सुधार किए थे। अंग्रेज वैसे थे जैसे मान लीजिए आप जाते हो ना कभी कभी जयपुर या जोधपुर या कहीं दूसरे स्थान पर क्या करने, पढ़ने जाते हो, तो पढ़ने जाते हो तो आप एक रूम किराए लेते हो ना, एक कमरा किराए पे लेते हो कि नहीं लेते हो? आप इस कमरे की कितनी देखभाल करते हो? जितनी आपको आवश्यक है। आप अपनी चादर बिछा, जो है ना चादर जिस पे आप बेड पे सोते हो, उस चादर को धोते हो कभी कभार या उसी को साफ करते हो? बाकी दीवार अगर टूटी है तो टूटी पड़ी रहे, फूटी है तो फूटी पड़ी रहे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह अंग्रेज भी भारत में क्या थे, एक तरीके से किराए पर आए हुए थे। इनको कोई लेना देना नहीं था भारत से, इनको तो अपना फायदा देखना था मेरे भाई। इन्होंने रेल, आप कहोगे कि सर इन्होंने रेल चलाई, रेल इन्होंने अपने फायदे के लिए चलाई, सड़क बनाई अपने फायदे के लिए बनाई, डाक सेवा चलाई अपने फायदे के लिए बनाई। आपने जो कहोगे कि सर टेलीफोन ये लेके आए तो अपने फायदे के लिए लेके आए। जितने भी कार्य अंग्रेजों ने यहाँ पर किए सब अपने पर्सनल व्यक्तिगत फायदों के लिए इन्होंने किए कि अगर भारत में रेल चलेगी तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो माल जल्दी लेके जाएंगे, अगर भारत में सड़कें बनेगी तो हमारी सेना किसी भी स्थान पर जल्दी पहुंच सकती है। देखो इस बात पर बहस की जा सकती है, बाकी मेरा पर्सनल मानना यह है कि अंग्रेज सबसे ज्यादा खतरनाक थे। मुगल जो थे ना, मुगल 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 जो थे वो भारत को अपना चुके थे। मुगल जो थे वो भारत को अपना चुके थे, उनके लिए भारत कोई दूसरा देश नहीं था, मुगलों के लिए भारत खुद का देश था। तो इन्होंने कभी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रहार नहीं किया, इन्होंने भारत के उद्योग धंधों पर प्रहार नहीं किया। लेकिन अंग्रेजों ने जो किया वो क्या किया, इन्होंने तो भारत को खत्म करने का प्रयास किया। आगे पढ़ेंगे, आपको मैं एक एक क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, है ना, तो आपको पता चलेगा। बाकी ये ऐसे विषय हैं प्रदीप मेरे भाई जिसपे बहस की जा सकती है, पर निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाएगा, प्रैक्टिकली देखोगे तभी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। भारत में बनी इन चीजों का विश्व के बाजार में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर पर कलात्मक आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। कब ये कब की स्थिति है, अंग्रेजों से आने से पहले की स्थिति है। आप सबको पता है कि बंगाल में सूती वस्त्र का जो उद्योग था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज्यादा क्या था, प्रसिद्ध था। बंगाल के अंदर मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा था और इसका मूल निर्माण क्षेत्र जो था वो बंगाल में भी विशेषकर ढाका का जो मलमल का कपड़ा था वो विश्व प्रसिद्ध था। और ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो धनवान लोग होते थे, पैसे वाले राजा महाराजा, बड़े बड़े उद्योगपति जो होते थे, वो इन वस्त्रों को पहना करते थे। सामान्य आप जैसे और मेरे जैसे लोग इनको नहीं पहनते थे। कौन पहनते थे? बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति। तो ढाका का मलमल बहुत प्रसिद्ध था। आजकल ये जो ढाका है वो बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है, याद रखना। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था और विदेशी यात्री से शाही मलमल या मलमल खास भी इसको कहते थे। इसका आस यह है कि यह था कि वे इस कपड़े को शाही परिवार के उपयोग के योग्य मानते थे। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों, जो औपनिवेशिक शासक थे या जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत की आर्थिक विकास नहीं था। क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिख रहा है कि जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी थे और उन्होंने जो भारत के प्रति आर्थिक नीति अपनाई थी, जो भारत के लिए आर्थिक नीति उन्होंने बनाई थी, उसका उद्देश्य जो था
वो आर्थिक विकास नहीं था। किसका आर्थिक विकास नहीं था? भारत का आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि अपने मूल देश का आर्थिक हित का संरक्षण और संवर्धन ही था। मुझे याद है कि आप एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं मैं आपको कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल है, और आपका दोस्त आता है आपसे मांगने के लिए कि यार भाई मोटरसाइकिल देना आज, और आपने भी सोचा, उसने कहा कि अर्जेंट काम है, जल्द जरा मुझे मोटरसाइकिल दे दो एक बार, है ना? उसने दे दी। तो अब वो जो दोस्त मोटरसाइकिल चलाएगा ना, तो वो कैसे चलाएगा बताओ? कैसे चलाएगा वो? कैसे चलाएगा? वो चलाएगा इस तरीके से, ना तो वो कहीं ब्रेकर देखेगा, ना कोई आखली देखेगा, ना कोई खड्डा देखेगा, वो भूं भूं करता हुआ खींच के चलाएगा। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बाइक अगर खड्डे में गिरेगी तो उसका खराब हो सकता है, उसके सस्पेंशन खराब हो सकते हैं। उसको पता है कि मुझे कुछ समय के लिए बाइक मिली है, 10 15 20 मिनट के लिए, तो मैं जितना ज्यादा हो सकता है इसको चला डालूं, जितना ज्यादा हो सकता है मैं इसको खींच लूं, जितना ज्यादा मैं इसके मजे ले सकता हूं ले लूं। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजों को पता था कि हम भारत में सदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर एक, जैसे कहते हैं ना कि पाप का घड़ा बढ़ता है, तो अंग्रेजों को भी पता था कि भारतीयों को जब एक बार शिक्षा मिल जाएगी ना, और भारतीय एक बार प्रोग्रेस कर जाएंगे और इनको अपने अधिकारों का पता चल जाएगा ना, तो ये फिर भी जो है वो हमें बाहर निकालेंगे ही। तो हमारे पास जितना समय है भारत में, हम उतना ज्यादा भारत को लूट ले, जितना धन हम यहां से ले जा सकते हैं विदेशों में, उतना ज्यादा हम धन लेके चले जाएं। अब देखो, दो तरीके से लूट अंग्रेजों ने भारत में की। अंग्रेजों ने दो तरीके से लूट भारत में की। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, तो प्राइवेट कंपनी होती है ना, तो उस पर काम का लोड बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ के जो अधिकारी थे ना, उन्होंने एक तो कंपनी के लिए तो काम किया ही किया, कंपनी के लिए तो पैसे भेजे ही भेजे, धन भेजा ही भेजा। अब मान लो कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं एक अधिकारी हूं ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो मैं कंपनी को अगर 5,000 रुपए भेज रहा हूं, तो 1,000 मैं अपने घर पे भी तो भेजूंगा ना, पर्सनली, कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे भी अच्छे से रहें। तो अंग्रेज क्या करते थे, यहां पर दोहरी लूट करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में करते थे, प्लस अपने पर्सनल जो है वो धन को इकट्ठा करते थे और कहां बेचते थे, इंग्लैंड भेजा करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने भारतीयों का ऐसा शोषण किया कि जिस तरीके से दो पार्ट के बीच आ गए थे भारतीय। और उस समय की जो स्थिति थी उसकी कल्पना आप कर सकते हो। मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था, तब भी आपको मैंने बहुत गहराई से इसके बारे में बताया था कि बहुत खराब स्थिति हो गई थी। आगे आपको पता चलेगा। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बन के रह गया। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो अंग्रेजों के आने से पहले कुछ ठीक थी। भारत का अपना एक सूती वस्त्र उद्योग था, भारत के अपने छोटे छोटे व्यवसाय थे, खुद के कुछ ऐसे व्यवसाय थे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक अवस्था में थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इन्होंने ऐसी आर्थिक नीति अपनाई कि भारत एक ऐसा देश बन गया जहां से कच्चा माल ले जाया जाए और वहां से बना हुआ निर्मित माल यहां पर बेच दिया जाए। ऐसा देश बन गया। बस इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी रह गई। ये भारत जो है वो आयात और निर्यात किसके लिए, अंग्रेजों के लिए करने वाला बन गया और उन्होंने अपने फायदे के लिए सारा काम किया। औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने में का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। यानी यहां पर जो भी अंग्रेज अधिकारी आए, कभी उन्होंने इंडिया की प्रति व्यक्ति आय, उनकी जीडीपी के बारे में कभी भी जो है वो एक बेहतरीन डाटा नहीं बनाया और उन्होंने आकलन किया ही नहीं। और कुछ लोगों ने आकलन किया, वो भी बड़ा ही जो है वो त्रुटिपूर्ण किया। हालांकि कुछ भारतीय विद्वानों ने इस प्रकार का आकलन करने का प्रयास किया था उस टाइम, जिसमें नाम आता है दादा भाई नारोजी का, विलियम डिग्गी का, फिडले, सिराज, डॉक्टर वी के आर राव तथा आरसी देसाई। ये कुछ थे
जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए प्रति व्यक्ति आय और जो जीडीपी है उसका आकलन करने का प्रयास किया। ठीक है, ये जो चैप्टर है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था का। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी अंग्रेजों के शासन काल में जो डॉक्टर राव ने जो एक अपना रिपोर्ट दिया था उसको कहीं ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, औपनिवेशिक काल के अंदर औपनिवेशिक काल में किसने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? किसने? तो नाम आ सकता है दादा भाई नौरोजी, यही नाम सबसे ज्यादा आता है, या आपको ये नाम ज्यादा देखने को मिलेगा आर.सी. देसाई। तो आप दोनों के नाम याद रख सकते हैं कि इन्होंने जो है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किया। अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत नहीं रहे और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवृद्धि दर 2% से कम थी। यानी 20वीं शताब्दी के अंदर अगर चर्चा करते हैं हम, तो 20वीं शताब्दी में भारत का वार्षिक जो जीडीपी है वो 2% से भी कम में जो है वो वृद्धि कर रहा था। सोचिए 2% वृद्धि कर रहा था, 2% से भी कम। ये क्या है? पूरा 100% शुद्ध आंकलन नहीं है, ये अनुमानन है, हो सकता है कि 1% ही हो। नेक्स्ट देखिए, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं और प्रति व्यक्ति जो आय थी ना, इस समय प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि वो कितना थी? मात्र 0.5%। कितनी? 0.5% ही थी। तो ये याद रख सकते हैं। अब हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं कि औपनिवेशिक काल में कृषि के अंदर कितना विकास हुआ, क्योंकि 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, तो कृषि क्षेत्र में कैसा विकास हुआ? अंग्रेजों के शासन काल में कृषि की क्या स्थिति थी? क्योंकि कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रही है कृषि, क्योंकि भारत में लगभग जो है वो 80% लोग, औपनिवेशिक काल की बात कर रहा हूं मैं, भारत में 80% लोग जो थे वो लगभग कृषि के ऊपर क्या थे? आश्रित थे, है ना, कृषि पर आश्रित थे। तो आइए चर्चा करते हैं कि कृषि क्षेत्र में क्या होता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश का लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। कृषि अधीन क्षेत्र के प्रयास के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। अब देखिए, आप अगर अपने दादाजी से पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप अपने काल का बताइए, जब आपके दादा परदादा थे, तो आप जब अंग्रेजों के अधीन थे तो कैसे काम करते थे? जनरली परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे, परिवार में 5-6 बेटे होते थे, 2-3 बेटियां होती थी, चाचा ताऊ ताई सब होते थे और सब लोग खेत जाते थे। उस टाइम यह नहीं था कि आप स्कूल जा रहे हो, कोई पढ़ रहा है, कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई मेन एग्जाम की, सब खेत जाते थे। महिलाएं घर का काम करती थी, पुरुष सब जाके खेत में काम करते थे। यही उनका मुख्य व्यवसाय था, खेत में काम करो बस। मुकेश जी, बहुत अच्छी बात है, धौलपुर के डूंगरपुर के लोग भी हमारे सेशन को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि आपको यहां से कुछ सहायता मिल सकती है, तो आप निरंतर देखिए, इस परिवार के सदस्य बने आप। तो मैं क्या कह रहा हूं कि गांव के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 85% जनसंख्या क्या थी? ग्रामीण थी। और वो सारी की सारी जो ग्रामीण जनसंख्या होती थी वो क्या करती थी? कृषि करती थी। इनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण था औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू कई भू व्यवस्था प्रणाली। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को कई प्रकार की संधियों के माध्यम से अपने अधीन कर लिया, जिसमें सहायक संधि एक सबसे बड़ा योगदान रही। और जो राजा वर्ग था वो भी टैक्स लेता था किसानों से, लेकिन उनका टैक्स बहुत कम होता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? एक नई नीति, कई नई नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई, जिसमें इन्होंने क्या किया कि
किसानों की जो अधिकतर उत्पादन होता था उसका बहुत ज्यादा भाग तो किस में चला जाता था, टैक्स में चला जाता था। यानी ये कैसे करते थे, इन्होंने ये ठेके प्रणाली के ऊपर काम करते थे। जैसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक गांव है ये कोई गांव है, एबी एबी नाम का गांव है ये, और इस गांव का अंदर एक जमींदार नियुक्त कर देते थे, ये जमींदार, और इसको कह दिया कि तुम्हारा गांव जो है वो उसमें 100 लोग खेती करते हैं और इनका टैक्स तुम्हें जो है वो 2 लाख रुपए देना है, ठीक है, तो तुम 2 लाख रुपए हमें टैक्स जमा करा दो। तो तुम्हें हर साल की 1 जनवरी को क्या करना है, टैक्स जमा कराना है। ये जो जमींदार था वो अंग्रेजों को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए टैक्स जमा करा देता था। अब अंग्रेजों को जमींदार ने कितने रुपए लिए, 2 लाख रुपए लिए। अब ये जमींदार क्या करता था, पहले तो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था, अब ऊपर से जमींदार इस 2 लाख रुपए के बदले किसानों से 4 लाख रुपए वसूलता था। यानी बड़ी बेहतरीन दुर्गति होती थी। साधारण भाषा में कहूं तो किसान बेचारा पूरे वर्ष मेहनत करता था, और जब आपने मारवाड़ी में क्या खड़ो काटना टाइम आतो, अनाज निकालना टाइम आतो, तो जमींदार आकर उनका 75% तक अनाज ले जाता था और किसानों के पास बचता था 20 से 30% अनाज बस, और इसी से उसका गुजारा हो रहा था। तो सोचो कि किसानों की स्थिति क्या रही होगी। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई नई जिम्मेदारी व्यवस्था ने तो कृषि कार्यों में होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प लेते थे। यानी कृषि कार्यों से जो लाभ होता था किसानों को, वो सारा का सारा क्या कर लेते थे, ये जमींदार हड़प लेते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। यानी ये देखिए, ये कंडीशन देखिए कि आप सुधार के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो, उल्टा आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, और सुधार खेती में कुछ नहीं कर रहे हो आप। ऐसी स्थिति थी। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनके अधिक से अधिक लगान, उनसे क्या करना, अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। जमींदार कैसे होते थे, जैसे पुरानी मूवी देखी होगी आपने, राजेश खन्ना की, अमिताभ बच्चन की, धर्मेंद्र की, उसमें जो जमींदार दिखाए जाते थे ना, एक जमींदार होता था गांव का, और जमींदार बहुत बड़ा उसका हवेली होता था, बाकी गांव में सब लोग गरीब होते थे। जमींदार लोगों को पैसे उधार देता था खेती के लिए, फिर उनका अनाज हड़प लेता था, फिर उनके गहने, उनकी जमीन, वो जो दृश्य दिखाया गया था ना, जो 90s की फिल्म थी, 90 के दौर की, 80 की दौर की जो मूवीज थी, उसमें जो दृश्य दिखाए जाते थे ना, वो वास्तव में रियल दृश्य थे। क्योंकि ऐसी स्थिति भारत में औपनिवेशिक काल में रही है, इसीलिए तो वो दृश्य क्रिएट किए गए थे। तो जमींदार केवल किसानों का खून चूसता था। जमींदार का एक ही लक्ष्य होता था कि ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे धन हड़पूं, ठीक है। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों को भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथि पूर्व निर्धारित थी, और उसके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने पर जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। अब जमींदारों को भी अंग्रेजों ने मजबूर कर रखा था कि उनको एक डेट बता दी जाती थी, उस डेट को अगर वो राशि नहीं जमा करवाते तो उनसे उनकी जमींदारी का पद जो है वो छीन लिया जाता था। अभी मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी आपको नहीं करवाऊंगा। सेकंड ग्रेड के लिए आप मेरे से मनोविज्ञान पढ़ सकते हैं सुबह 11 बजे, बाकी मैं केवल रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधा का अभाव, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। अब ये आपने कृषि क्षेत्र को समझा कि कृषि की कैसी स्थिति थी, ये एक छोटा सा पार्ट समझा है आपने कि कृषि क्षेत्र की कैसी स्थिति रही औपनिवेशिक काल में। अब देखिए दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र। ये तो कृषि क्षेत्र की बात होगी, तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या स्थिति थी, ऐसी ही स्थिति ठीक औद्योगिक क्षेत्र में थी। देखिए
कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। भारत की इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो देखो भारत में क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, यानी औद्योगिकरण का तो अर्थ क्या होता है, उद्योगों को बढ़ावा देना। औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है, उद्योगों को बढ़ावा देना ही तो होता है। और अगर औद्योगिकरण करेंगे तो उद्योगों को कमजोर करना, उद्योगों को बंद करना, उद्योगों को नष्ट करना। तो अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई वो औद्योगिकीकरण की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई वो औद्योगिकरण की नीति अपनाई। और इसके पीछे उनके दो उद्देश्य थे। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि अगर भारत के उद्योग अगर हम खत्म कर देंगे तो भारत में जो निर्मित माल है उसको हम कहां लेके जाएंगे, कच्चे माल को इंग्लैंड लेके जाएंगे। एक फायदा उनको वो हो गया। दूसरा, अगर भारत के उद्योग अगर हम नष्ट कर देंगे तो भारत के लोगों को जो आवश्यकता होगी कपड़े की, बाकी चीजों की, उसको हम कैसे लेके आएंगे, इंग्लैंड से लेके आएंगे और वो भारत के लोग खरीदेंगे तो हमें उससे क्या होगी, आमदनी होगी, है ना। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ जो है वो सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया जा रहा था। तो ये अंग्रेजों ने दोहरी चाल चली, एक तीर से दो निशाने इन्होंने लगा दिए। नेक्स्ट देखिएगा, यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी हो रही थी। भारत प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिल प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, जिसे आज महाराष्ट्र और गुजरात कहते हैं, में विकसित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को ही दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे आप टिस्को के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखानों का भी भारत में जो है वो स्थापित किए गए और औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पादन और सकल मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो उद्योग थे वो सारे के सारे अंग्रेजों ने क्या कर रखे थे, हमारे बर्बाद कर रखे थे, है ना। आ रहा है समझ में आपको कि औपनिवेशिक काल में कैसी स्थिति थी। दो बातें हमने पढ़ ली कि औपनिवेशिक काल में किसानों की कैसी स्थिति थी, कृषि की कैसी स्थिति थी, और औपनिवेशिक काल में उद्योगों की कैसी स्थिति थी। कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, जमशेद जी टाटा ने इसकी जो है स्थापना की थी, टिस्को की। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर विदेशी व्यापार की ओर। देखिए, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क के प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शुरुआत में अगर देखोगे तो सन 1600 के अंदर आप देखोगे कि अंग्रेजों से पहले कौन आए थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये अंग्रेजों से पहले भारत में आए थे कि नहीं आए थे? पुर्तगाली, फ्रांसी आए थे, फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों से पहले आए थे। लेकिन अंग्रेजों ने इन सारी कंपनियों को भारत से निकाल दिया और भारत के व्यापार के ऊपर केवल एक छत्र शासन कर लिया। और इन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था ना,
वास्को डी गामा ने। अब इसमें भी इन्होंने एक नई चाल चली कि अब अगर कोई इस मार्ग से भारत आएगा, जो मार्ग वास्को डी गामा ने खोजा था, तो उसके लिए भी अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी। आज 4 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी, कल होगी 4 बजे वाली क्लास, कल होगी 4 बजे वाली क्लास, ठीक है। तो एक तो इन्होंने जितने भी मार्ग थे उस पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दूसरा, अंग्रेजों के पास जल सेना भी थी, जिसे नौ सेना कहते हैं, जिससे वो किसी भी दूसरे व्यापारी को भारत में आने नहीं देते थे। और भारत के प्रति इन्होंने ऐसी नीति अपनाई कि भारत दूसरे देशों के साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार कर नहीं सकता था अंग्रेजों के अलावा। तो इस तरीके से इन्होंने विदेशी व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पादन जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यात तक होकर रह गया। और वो निर्यात भी किसको होता था? इंग्लैंड को होता था, बाकी किसी के साथ होता नहीं था व्यापार। अब मान लीजिए आप किसान हैं और आप बाजार में अपना गेहूं बेचने गए, एक दुकानदार ने बोला कि मैं 2000 रुपए क्विंटल लूंगा, और दूसरे ने कहा कि मैं 2100 लूंगा, तो आप 2100 वालों को दोगे ना। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय यह रूल था कि जो अंग्रेजों ने तय किया है कि इंग्लैंड के साथ व्यापार करना, तो इंग्लैंड के साथ ही। ये लाइव क्लास है और मेरी सारी क्लासें लाइव ही होती है, ऑफलाइन क्लासें तो होती नहीं है। ऑफलाइन तो अगर लाइव नहीं देख पाते हो तभी आपके लिए बन जाती है वो। सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया था। ये जो लाइन है वो देखो कितनी मोस्ट लाइन है। क्या किया था? अंग्रेजों ने भारत के आयात निर्यात का जो व्यापार था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उस पर एकाधिकार था इनका। और भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से होने दिया जाता था। और जब स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण जो है वो और भी सख्त हो गया था। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा है, किंतु इस अधिशेष को भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की मुश्किल होने लगी। अब अंग्रेज क्या करते थे? देखो, भारतीयों के पास तो बेचारों के पास अन्न बचता नहीं था। एक किसान के खेत में मान लीजिए 100 क्विंटल जो है वो क्या हुआ? बाजरा हुआ। 100 क्विंटल बाजरा हुआ, उसमें से 75 क्विंटल तो कौन लेके चला जाता था? जमींदार लेके चला जाता था। पीछे बचता कितना था? 25 क्विंटल बचता था। अब इस 25 क्विंटल से वो अपना घर पे यानी घर में खाने के लिए यूज ले कि बेचे, किसान के कुछ समझ में नहीं आता था। और ये सारा का सारा माल कहां लेके चले जाते थे? ये इंग्लैंड लेके चले जाते थे। तो इससे क्या हुआ? भारतीय बाजारों के अंदर जो है वो वस्तुओं की कमी आने लगी, क्योंकि निर्यात ज्यादा होने लगा और बहुत बड़ी मात्रा में इंग्लैंड को निर्यात होने लगा। तो भारतीय बाजार में जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं थी, जैसे अनाज, मिट्टी का तेल, अब इनके वन लाइनर क्वेश्चन क्या करवाएंगे? इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे जब टॉपिक पूरा होगा तब। और यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने की एक गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा आदर्श मदों का आयात व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हो रहा था। यानी जितने भी युद्ध लड़े जाते थे वो सब भारत के ऊपर लाद दिए जाते थे। तो इनका खर्चा होता था, इनकी सैलरी होती थी अधिकारियों की, वो सब भारत ही देता था। कौन देता था? भारत ही देता था। तो एक तरीके से विदेशी व्यापार की स्थिति भी बहुत खराब थी। तीसरा आता है जनांकीय परिस्थिति, यानी भारत की जो जनसंख्या है और भारत के जो मानव संसाधन है उसकी क्या स्थिति रही है इस समय। विदेशी ब्रिटिश भारत की जनसंख्या की विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया जाता है। अंग्रेजों ने
81 में एक जनगणना कराई थी। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, यानी पूरे भारत में नहीं थी ये, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या संवृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद के प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। इसके बाद 1921 से पूर्व भारत का जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था, और द्वितीय सोपान जो आरंभ होता है वो 1921 के बाद का माना जाता है। किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी संवृद्धि दर बहुत अधिक थी। इसको आप ऐसे समझिएगा कि साक्षरता दर जो थी भारत की वो कितनी थी, 16%। औपनिवेशिक काल में जो भारत की साक्षरता प्रतिशत था वो कितना था, 16%। यानी 100 में से केवल 16 आदमी ही क्या थे, पढ़े लिखे थे। सोचिए, भारत में 100 में से केवल 16 व्यक्ति ही पढ़े लिखे थे। और अगर बात करोगे इसमें महिला की, अगर इसमें महिला साक्षरता की बात करते हो आप, तो महिला साक्षरता केवल 7% थी। 100 महिलाओं में से 7 महिलाएं पढ़ी लिखी थी। 100 महिलाओं में से। अकाल में कोई टैक्स माफ नहीं होता था। अंग्रेजों के शासन काल में अकाल हो, कुछ भी हो, टैक्स माफ नहीं होता था। अगर टैक्स नहीं भर पाते थे तो उनकी जमीन हड़प ली जाती थी किसानों की, उनके जानवरों को बेच के पैसे वसूले जाते थे, उनके घर को नीलाम कर दिया जाता था। 100 में से 7 महिलाएं पढ़ी लिखी थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं होती थी। उस टाइम किसी को अगर बीमार हो गया तो अस्पताल में जगह नहीं मिलती थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध थी वहां नितांत थी, अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोग जो है ना बहुत होते थे। उस टाइम व्यापक जन हानि होती थी। आपको पता है, आपको कहते होंगे आपके घर वाले, कभी कभी बताते थे कि प्लेग फैला था। आपने पढ़ा भी होगा 1900 से लेकर 1905 के बीच में भारत में प्लेग जो है वो महामारी फैली थी, और उसमें भारत में लाखों लोग मारे गए थे। इतने लोग तो कोरोना में नहीं मारे गए थे, कोरोना से कई गुना ज्यादा लोग प्लेग में मारे गए थे। क्योंकि आज कोरोना के अंदर तो भारत ने बहुत ज्यादा अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा लिया था, लेकिन उस टाइम तो अंग्रेजों का शासन था, वो कोई ध्यान नहीं देते थे। अंग्रेज तो दिल्ली में जश्न मनाते रहते थे, पार्टियां करते रहते थे, और उधर प्लेग में जो है लोग मारे जाते रहते थे। उनमें व्यापक जनहानि और एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ही ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। यानी 1000 बच्चे जन्म लेते थे ना, उनमें से 218 बच्चे मर जाते थे। आज कितने बच्चे मरते हैं, 33 बच्चे ही। आज की अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो मात्र 33 बच्चे 1000 के पीछे मृत्यु हो पाती है। लेकिन उस समय 1000 बच्चे जन्म लेते थे, 218 की मृत्यु हो जाती थी। एक जो व्यक्ति है वो आज एक व्यक्ति की औसत आयु क्या है, आज औसत आयु जो है, यानी एक व्यक्ति औसतन कितना साल जिएगा, तो 69 वर्ष जीता है आज एक व्यक्ति। लेकिन औपनिवेशिक काल के अंदर औसत आयु कितनी थी, औसत आयु थी मात्र 32 वर्ष। औपनिवेशिक काल में एक व्यक्ति केवल 32 वर्ष ही जीता था। वो किसी ना किसी महामारी से या किसी न किसी रोग से मर जाता था, क्योंकि उसको डॉक्टर ही नहीं मिल पाता था। उसको क्या नहीं मिल पाता था, डॉक्टर ही नहीं मिल पाता था, डॉक्टर, दवाई, कुछ नहीं मिल पाता था। तो एक व्यक्ति की सामान्य जो औसत आयु होती थी वो कितनी होती थी, मात्र 32 वर्ष। ये तो कुछ आंकड़े हैं, बाकी तो आंकड़े यहाँ के मिले ही नहीं है। व्यवसायिक संरचना की बात करते हैं कि इस समय व्यवसाय कैसा था। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों का आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी हुई थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10% से लेकर और 15% जनसंख्या जो है वो लगी थी। विनिर्माण उद्योग में देखो 70 से 75% तो कृषि में लगे हुए थे, और विनिर्माण उद्योग में 10 से लेकर 15-20% जो लोग हैं वो विनिर्माण उद्योग में जो है वो लगे हुए थे। सॉरी, विनिर्माण उद्योग में 10% लगे हुए थे, और जन समुदाय और रोजगार के अंदर 15 से 20% लोग लगे हुए थे। इसके बाद देखिए आधारिक संरचना। आधारिक संरचना की अगर बात करते हैं तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पतन क्या होते हैं, बंदरगाह,
जल परिवहन, डाक, तार आदि का विकास हुआ। यह है आधारभूत संरचना। जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। यानी ये जो सेवाएं शुरू की गई थी, रेल की, सड़क की, डाकघर की, इसका उद्देश्य कोई जन सामान्य को सुविधाएं यानी आम लोगों को सुविधाएं प्रदान नहीं करना था। आप देखते होंगे कि अफ्रीका गए हुए थे जब गांधी जी, तो उनको काले होने के कारण, गांधी जी थोड़े पक्के रंग के थे, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि भारत के लोगों को अंग्रेजों ने ट्रेन में सफर करने दिया था? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि भारतीय लोगों को ट्रेन के अंदर सफर करने की अनुमति थी? बहुत ही कम। ट्रेन जो बनी थी वो केवल अंग्रेजों के लिए बनी थी। अंग्रेज अधिकारी अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे भारत की। साधना पटेल जी, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तो ये जितनी भी सुविधाएं बनाई थी सरकार ने, वो कोई भारतीयों के हित में नहीं थी या भारतीयों के फायदे के लिए नहीं थी। ये तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए चलाई थी। औपनिवेशिक हित साधने का ध्येय से किया गया था। अंग्रेज शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई, उनका ध्येय विदेश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन तक या पटन तक पहुंचाना था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया था। तो भारत में रेल कब से शुरू हुई? 1850 से। उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना में दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से ये लंबी यात्राएं करने का अवसर मिला। दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। यानी भारतीय कृषि, जो इससे पहले हम क्या उगा रहे थे, मूंग मोठ बाजरा उगा रहे थे, अब रेलों के आने से भारत में जो है वो व्यवसायिक कृषि को जो है ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। अब देखो, ऐसी घटना पर बोला नहीं जा सकता है ना। अब जालोर की घटना पर क्या बोले? जालोर की घटना हो गई है राजनीतिक घटना हो गई है, तो इस पे बोलना अब ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये हो रहा है, ऐसी घटनाएं हो रही है कि कोई अध्यापक, कोई अध्यापिका अगर किसी बच्चे को पीट रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये इसी कारण हो सकता है कि शायद उस अध्यापक ने ढंग से बीएड नहीं की है, उसने केवल बीएड का सर्टिफिकेट लिया है। जिस बच्चे ने ढंग से बीएड की है, जो बाल मनोविज्ञान को जानता है, वो कभी भी किसी बच्चे को पीटेगा नहीं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पेठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा पड़ा था। उसकी उत्पादकता का स्तर बहुत ही कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण एंड विविध क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोमुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। और संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी अंग्रेजों के शासनकाल में। तो बस ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब ये टॉपिक अभी आपको मार्केट में बहुत सारी गाइडें मिलेंगी, आएंगी अभी, क्योंकि नया सिलेबस आया है, उनमें ये टॉपिक आपको और मिलेगा। लेकिन याद रखना, मैं आपको कहां से पढ़ा रहा हूं या आप खुद पढ़िए, मैं प्रत्येक सेशन में आपको बता भी रहा हूं। हम आपको वहां से पढ़ा रहे हैं जहां से एग्जामिनर ने टॉपिक को उठाया है। यानी एग्जामिनर ने टॉपिक कहां से देखा है, ये जहां से उसने देखा है, मैं वहीं से आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये 100% क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन्हीं से आएंगे। तो इनको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो बात आपको नहीं समझ में आती है कमेंट में बताइए। जब टॉपिक पूरा हो जाएगा, यूनिट पूरी हो जाएगी, तो इसके 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से ढेरों ढेर बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।